नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पॉइंट नंबर 7, 1857 की क्रांति 1। इससे पहले हम राजस्थान के इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 6 बिंदु पूरे कर चुके हैं, जो आपको इस चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगे। उसी क्रम में इतिहास का हमारा ये 7वां बिंदु है और इस बिंदु का नाम है 1857 की क्रांति। ये विषय लंबा होने के कारण इसको मैंने 2 या 3 भागों में बांटने का निर्णय किया है। तो आज के इस भाग में हम 1857 की क्रांति के जो कारण हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और किस तरह से इसमें मुख्य मुख्य स्थान और व्यक्ति हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ इस यूनिट में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हर वीडियो के पहले जो पिछले एग्ज़ाम के जो प्रश्न आपके लिए बताए हैं, उसी क्रम में इस बिंदु से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 2011 हो, 13 हो, 15 हो या फिर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 20 में हुआ था, भर्ती 18 की थी, उसमें जो जीके के 3 ग्रुप में जो पेपर हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ही ग्रुप में 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम में 1857 की क्रांति, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में, हर बार प्रश्न पूछा गया है। और वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को हमने 3 पार्टों में बांटने का जो निर्णय लिया है, तो मैंने उन प्रश्नों को भी 2-2 प्रश्न हर वीडियो के प्रारंभ में डालने का यहाँ पर निर्णय लिया है। तो आज हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो 2011 और 2013 में पूछे गए थे। तो बिंदु आपके समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा विषय है राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। क्योंकि 1857 की क्रांति हमारे सिलेबस में भारत के संदर्भ में भी है। उसको हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ पर 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी 2011 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जो 1857 के जो मुख्य क्रांतिकारी रहे हैं आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, उन्होंने मेवाड़ के किस सामंत के यहाँ शरण दी। तो इसका जो जवाब है मैं आपको अभी डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जब इसको हम पढ़ेंगे आहुए के विद्रोह में, वहाँ आपको डिटेल भी मिल जाएगी। तो इसका जवाब है कोठारिया। कोठारिया के जो सामंत थे राव जोध सिंह, उन्होंने इनको शरण दी थी। वहाँ हम पढ़ लेंगे, राव जोध सिंह ने इनको दी थी और कोठारिया के वो सामंत थे। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे पिछला प्रश्न 2011 में पूछा गया था, उसी तरह 2013 में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हुई थी, उसमें भी एक प्रश्न आया था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो भी है ऑप्शन नंबर 4, यानी ठाकुर कुशाल सिंह। तो दोनों परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी, जिसमें दोनों सेनाएं थी, उनको बुरी तरह से परास्त किया था। और ये जो घटना है अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना की, ये जो घटना है ये 8 सितंबर 1857 जो बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, जिसको हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे, उसकी ये घटना है। तो बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज और जोधपुर की राजकीय सेना को ठाकुर कुशाल सिंह और उसके सहयोगी विद्रोह ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2011 में भी प्रश्न आया था, 2013 में भी आया था। आगे की एग्जाम में जो प्रश्न आए थे जो हम अगले जो इसका पार्ट होगा 1857 की क्रांति, उसके साथ वहाँ पर चर्चा करेंगे।
अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं अभी, वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो के पहले मैं आपको पिछले जो प्रीवियस जो पेपर हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं वो बताता हूँ, ताकि आपको ये विश्वास हो सके कि हाँ, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस चैनल पर अध्ययन करवाया जा रहा है, तैयारी करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्रोह के कारण, कि विद्रोह के क्या क्या कारण थे। तो 1818 में मराठों से मुक्ति पाने के लिए कंपनी के साथ संधियां करने लगे। बाद में कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो रियासतें थी राजस्थान में, उन रियासतों में मराठों का हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया था। जो मराठा हैं महाराष्ट्र राज्य के, वो राजस्थान के जो राजा थे, जो सामंत थे, उनको परेशान करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी परेशानी से मुक्त पाने के लिए इनको जो अंग्रेज हैं वो लालच देते हैं कि हम आपको इनसे बचाएंगे, उसके बदले आप हमें जो इसका जो पैसा है, आर्थिक मदद है, या फिर सैनिक वगैरह उपलब्ध करवाने की जो व्यवस्था है, वो आप इसके बदले करेंगे। तो इसी लालच में आकर के जो रियासतों के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अब हमारी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो कंपनी का है, और इस तरह से वो बिना किसी टेंशन के अपने राज्य में, अपनी आनंद में वो डूब जाते हैं। और इसी का लाभ उठा करके जो कंपनी है, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं और अपना अधिकार जमाना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से वो जो राजा हैं, सामंत हैं, वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में होने लग जाते हैं। तो एक कारण तो जो विद्रोह का है ये है। दूसरा कारण हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति से राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, मजदूर सभी वर्ग पीड़ित थे। यानी अंग्रेज़ों ने जो भी आर्थिक नीति बनाई, पैसों से संबंधित जितने नियम कानून बनाए, वो कानून ऐसे बनाए जिससे ये सभी वर्ग जो है, राजा, सामंत, ये सब परेशान हो गए। तो आप देख सकते हैं, जब तक कोई भी वर्ग परेशान नहीं होता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, वो आवाज़ नहीं उठाता है। तो इस तरह से जब धीरे धीरे इनको परेशान करने लगे, इनका नुकसान करने लगे, तो ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह था उसको आवाज़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। आगे हम देखते हैं कि लोगों पर पाश्चात्य विचार थोपने व परंपरागत रीति रिवाजों को अंग्रेज़ों द्वारा समाप्त करने का प्रयास। और धीरे धीरे कंपनी के साथ साथ जो धार्मिक लोग हैं वो भी ब्रिटेन से भारत आने लगे, और कंपनी ने उनको जिम्मेदारी दी कि तुम्हारा कार्य यही है कि यहाँ रह कर के यहाँ के लोगों को पाश्चात्य विचारों में परिवर्तित करना है, उनका धर्म परिवर्तित करना है, और यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनको किसी भी साम दाम दंड भेद से उनके रीति रिवाजों को समाप्त करना है। तो इस तरह से जब यहाँ के लोगों के धार्मिक विचारों पर, उनके रीति रिवाजों पर जब आघात होने लगा, प्रहार होने लगा, उनके रीति रिवाजों को ये लोग ध्वस्त करने लगे, तो इनके जो हृदय में जो विद्रोह की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा सुलगने लगी, और इस तरह से ये भी विरोध करने लगे। तो ये भी एक मुख्य कारण है, और ये हमने भील आंदोलन और मीणा आंदोलन में भी पढ़ा था कि जैसे ही उनके जो पारंपरिक जो विचार है, रीति रिवाज है, उनमें अंग्रेज या रियासतों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तो वो भी आंदोलन में हिस्सा लेने लगे और राजाओं के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। तो इसी तरह से ये भी एक मुख्य कारण है विद्रोह का। उसके बाद में एक मुख्य कारण है जिसको हम पढ़े भी गए, कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। यानी अंग्रेज़ों ने इनको धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने लगे जिन पर चर्बी लगी होती थी। इससे जो सैनिक थे, क्योंकि अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनमें जो सेनाएं होती थी, जितनी भी छावनियाँ थी, उसमें भारतीय सेना 80 से 90% लोग भारतीय लोग होते थे, और 10% सैनिक अंग्रेज या अंग्रेजी लोग हुआ करते थे। तो जो भारत के लोग हैं वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हुए और वो भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। अगला कारण है
कंपनी की नीतियों से सामंतों की पद मर्यादा व अधिकारों पर आघात। जो हम बता ही चुके हैं कि जैसे जैसे आंतरिक मामलों में इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो ये जो सामंत या फिर जो रियासती कालीन जो राजा थे उनके पद की ये बेइज्जती करने लगे और धीरे धीरे उनके अधिकारों का हनन भी ये अंग्रेज करने लग गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से छेड़खानी करेगा, लोगों को परेशान करेगा, तो वाजिब है कि वो ज़रूर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा, आवाज़ उठाएगा। तो ये मुख्य मुख्य कारण हमने यहाँ देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रमुख ब्रिटिश छावनियाँ 1857 के समय, तो ये कितनी थी कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियाँ थी। याद रखना है कितनी छावनियाँ थी, 6। कौन कौन सी थी और वहाँ पर जो सेना तैनात थी उसका क्या नाम था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली जो है वो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये वहाँ पर जो तैनात जो सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसका नाम है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ये छावनी थी नसीराबाद में। दूसरी है मेरवाड़ा बटालियन। इसका जो ठिकाना था, इसका जो केंद्र था, इसका जो व्यवस्था थी वो ब्यावर में थी। तीसरी है कोटा कंटेलीजेंट, ये देवली में है। मेवाड़ भीलकोर खैरवाड़ा, जोधपुर लीजियन एरनपुरा और नीमच छावनी नीमच। तो इस तरह से ये जो प्रमुख छावनियाँ थी ये 6 थी 1857 के समय, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, एरनपुरा और नीमच आपको याद रखना है। और ये जो बटालियन के जो नाम है ये भी आपको याद रखना है। अब इन 6 से संबंधित कुछ तथ्य हैं वो हम नीचे देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी में कैप्टन C.L. सावर्स उदयपुर में, यानी ये जो एजेंट है इनकी हम बात कर रहे हैं कि 1857 के समय कौन से क्षेत्र का एजेंट कौन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उदयपुर का जो एजेंट है वो था सावर्स और जयपुर का जो एजेंट है वो था विलियम ईडन और जोधपुर का था मोक मैनसन। क्योंकि हम आगे की जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे 2018 में उनमें इसी से प्रश्न बना था और वो एजेंट से संबंधित प्रश्न था जो हम आपको बताएंगे। और कोटा का जो गवर्नर जनरल था वो था मेजर बर्टन, एजेंट, और भरतपुर का जो एजेंट था वो था मेजर निक्सन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 5 है मुख्य हैं। उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन, जोधपुर का मोक मैनसन, कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मेजर निक्सन। इस समय राजस्थान के एजीजी यानी जो ये एजेंट थे ये एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। तो इनका जो मुखिया था, जो हमने ऊपर देखा, जो एजेंट थे रियासतों के, इनका जो एजीजी था एजेंट टू गवर्नर जनरल था, इनका जो मुखिया था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आप क्रम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल होता था भारत का, वो था लॉर्ड कैनिंग और उसके अधीन हर राज्य में एक एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। तो राजस्थान का जो गवर्नर जनरल था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो पैट्रिक लॉरेंस था और इसके अधीन जो एजेंट काम करते थे वो हमने देखे अलग अलग रियासतों में, ये अलग अलग व्यक्ति थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 6 मुख्य छावनियाँ थी उसमें जो खैरवाड़ा और जो ब्यावर के जो सैनिक है इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो हमारा जवाब हो जाएगा खैरवाड़ा और ब्यावर। तो 6 में से 4 ऐसी छावनियाँ थी जिसके किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया, वो हम देख भी लेंगे आगे चल के। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी 2 छावनियों के सैनिकों ने भाग नहीं लिया। तो हमारा जवाब हो जाएगा खैरवाड़ा और ब्यावर। सबसे बड़ी
वह सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी इन 6 में से, वो थी नसीराबाद। तो यह भी प्रश्न बनता है कि 1857 के समय राजस्थान में सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? वो थी नसीराबाद, और ये नसीराबाद सबसे शक्तिशाली छावनी भी थी। तो दोनों जो विशेषताएं हैं वो नसीराबाद छावनी की हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो कार्यालय था वो अजमेर में था, और गर्मी के दिनों में वह माउंट आबू से कार्य देखता था। तो सर्दियों के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो कार्य था और जो मुख्य कार्यालय था वो अजमेर में था, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन आते थे तो कार्य वो माउंट आबू से देखते थे। कार्यालय तो अजमेर ही था, लेकिन एक अस्थायी कार्यालय वो माउंट आबू में रखते थे। वहीं से गर्मी के दिनों में राजस्थान के जो जितने भी कार्य थे जो उनको सौंपे गए थे, उनका वो देखभाल, निरीक्षण, संचालन वहीं से करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में हमने देखा एजेंट टू गवर्नर जनरल का ऑफिस कहाँ था, सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में राजस्थान के संदर्भ में भाग नहीं लिया, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, और राजस्थान के जो एजेंट थे वो कौन कौन थे 1857 के समय, और कौन से मुख्य 6 छावनियाँ थी, ये सारी इस स्लाइड में हमने देख ली। आगे हम देखते हैं विद्रोह की शुरुआत, कि जो हमारा 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत किस तरह से होती है। तो जैसे विद्रोह के कारणों में हमने देखा कि चर्बी लगे कारतूसों को 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। तात्कालिक का मतलब उस समय का। तो जो उस समय का प्रमुख कारण हम मान सकते हैं वो चर्बी लगे कारतूस ही मान सकते हैं, क्योंकि जो भारत में जो आंदोलन शुरू हुआ 1857 का, उसकी शुरुआत ये चर्बी वाले आंदोलन से होती है। क्योंकि सरकार ने ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। यानी जो एनफील्ड राइफल थी उसके पहले किसका प्रयोग करते थे? ब्राउन बैस का। और जैसे ही एनफील्ड राइफल का ये प्रयोग करने लगे तो जिसमें कारतूस लगाने से पूर्व दांत से चर्बी के खोल को उठाया जाता था। तो ये नाम याद रखना है, एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाया जाता था, उस कारतूस को लगाने से पहले सैनिकों को अपने मुंह से, अपने दांतों से चर्बी का एक उस पर जो खोल होता था उसको हटाना पड़ता था। इसी से वो जो भारतीय जो सैनिक है वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी लोग हैं और ये मांस को अपने धर्म से बिल्कुल अलग मानते हैं, परहेज करते हैं। इसीलिए ये विद्रोह का एक मुख्य कारण बनता है। कारतूसों में गाय और सूअर दोनों की चर्बी का प्रयोग होने से हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग भड़क उठे। और आप देख सकते हैं इन कारतूसों पर जो चर्बी का प्रयोग किया गया वो एक जानवर का नहीं बल्कि 2 जानवरों का किया गया, जिसमें गाय और सूअर मुख्य थे। तो गाय की चर्बी से हिंदू वर्ग नाराज हुआ और सूअर की चर्बी से मुस्लिम वर्ग भी नाराज हुआ। तो आप देख सकते हैं जो भारतीय जो सैनिक थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को ही इस घटना से काफ़ी आघात पहुंचता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और इसके विरोध में वो आवाज़ उठाने स्टार्ट कर देते हैं। चर्बी वाले कारतूसों की घटना सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी। तो ये भारत के संदर्भ में है कि पूछे कि चर्बी वाली कारतूसों की घटना सर्वप्रथम कहाँ घटित होती है, तो वो है बैरकपुर छावनी। और कब घटित होती है? 29 मार्च 1857 को। उसके बाद हम देखते हैं कि बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट तैनात थी। तो वो बैरकपुर में ये घटना घटित होती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि वहाँ कौन सी रेजिमेंट तैनात थी। तो 34वीं रेजिमेंट तैनात थी, जिसमें मंगल पांडे एक सैनिक थे। उन्होंने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। तो सबसे पहले इन कारतूसों के खिलाफ, इस चर्बी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। और उन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि अपने जो 2 अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, उनकी हत्या भी कर दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्रोह का जो शुरुआत है वो कितनी खतरनाक तरीके से होती है, कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं, और मना करने से उन पर दबाव बनाया जाता है, और लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। और अपने जो 2 अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, याद रखना है आपको दोनों को, लेफ्टिनेंट बाग याद इसीलिए रखना है
क्योंकि 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में भी हमारे सिलेबस में है। तो लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन दोनों की हत्या कर देता है मंगल पांडे। आगे हम देखते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इसी घटना से 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और ये 1857 की क्रांति में जो आग में घी डालने का काम करते हैं और मंगल पांडे को फांसी देने से जो सैनिक हैं उनमें असंतोष की भावना फैल जाती है और उनको लगता है कि इसी तरह से हमारा भी कभी भी नंबर आ सकता है और इस क्रांति को और अधिक बढ़ावा मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से होता है। वो अलग प्रश्न है। कारतूसों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जाती है वो आपको अलग छावनी याद रखनी है और सशस्त्र क्रांति का और सशस्त्र विद्रोह का जो शुरुआत है उसको आपको अलग याद रखना है। तो 1857 की क्रांति में प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से होता है। यहाँ के सैनिकों ने भी चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और जो वहाँ के जो हथियार थे उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जो मेरठ छावनी का जो विद्रोह था उस विद्रोह का जो नेता था वो बख्त खान था। तो ये भी जो नेता है ये हम पढ़ेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ का हम विद्रोह पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान में है कोटा का विद्रोह, आहुआ का विद्रोह, इसी तरह से हर विद्रोह का एक नेता है तो उस नेता का नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हीं से हर बार लगभग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस विद्रोह का जो नेता था वो था बख्त खान। 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जैसा मैंने अभी ऊपर बताया कि सशस्त्र विद्रोह होने के कारण जितने भी हथियार थे ये क्रांतिकारी उन हथियारों को लूट लेते हैं और वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुँच करके दिल्ली पर ये अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि 11 मई 1857 को कहाँ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किया, तो हमारा जवाब हो जाएगा मेरठ। ये दूसरा प्रश्न ऊपर हमने देखा कि मेरठ विद्रोह का नेता कौन था, बख्त खान। तो इस तरह से हर चीज़ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको हल्के में ना लेकर के और इनको अपनी तैयारी में शामिल करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। तो यहाँ पर भी आप देखे हैं कि परीक्षाओं में पूछा गया ये भी प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का भारत में नेता किसको घोषित किया गया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल बादशाह भी इनको मानते हैं। और जो क्रांति का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी को चुना गया। ये भी एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, फर्स्ट ग्रेड में नहीं, दूसरे एग्जाम में ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसको चुना गया, तो कमल और रोटी को चुना गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भूमिका है, मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। इनकी जो अगले जो भाग होंगे उनमें हम कौन सी जगह विद्रोह होता है, किस किस अधिकारी की हत्या होती है, वहाँ के प्रमुख नेता कौन से थे, कहाँ वो शरण लेते हैं, ये सारे बिंदु हम अगले इसके जो पार्ट होंगे वहाँ पर इनकी चर्चा करेंगे। और ये पहला वीडियो था, इसमें सारी जो 1857 की क्रांति की जितनी भी भूमिका है वो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक तथ्य इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। लास्ट पॉइंट है कि मेरठ के विप्लव की सूचना 19 मई 1857 को राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को प्राप्त होती है और उसने सभी शासकों को पत्र लिखकर शांति बनाए रखने और विद्रोह को प्रवेश नहीं करने का आदेश भेजा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये 11 मई को दिल्ली पर अधिकार करते हैं तो उस समय सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि तो थे नहीं ताकि तुरंत सूचना पहुंच सके। तो धीरे धीरे 8 दिन बाद 19 मई 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान के पास ये सूचना पहुंचती है कि मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और हथियारों पर उन्होंने अधिकार करके और दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो वहाँ ये परेशान हो जाते हैं और उनको चिंता सताने लगती है
कि कहीं ये विद्रोही राजस्थान में आकर के विद्रोह ना छेड़ दें। और इसी कारण वो सभी शासकों को पत्र लिख करके कहते हैं कि अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखनी है, आदेश देते हैं कि शांति बनाए रखनी है, और कोई भी जो विद्रोही है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, उनको अपनी रियासत में प्रवेश नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं यहीं से ये शुरुआत होती है। जैसे ही सूचना पहुँचती है तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और किस तरह से कौन से स्थान पर क्या क्या घटनाएं होती है वो पढ़ेंगे हम इसी सीरीज के अगले पार्ट में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अंत तक वीडियो आपने यदि देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर करके हमें फीडबैक अवश्य दें।